सो हेलो एवरीवन, राहुल कुमार दिस साइड एंड आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 10th आईसीएससी। ठीक है, कुछ टॉपिक्स के क्वेश्चंस जो गलत करवा सकते हैं, जिसमें आपसे गलती हो सकती है। ठीक है, तो मिसलिनियस है, सारे टॉपिक्स हैं इसमें, एक एक क्वेश्चन लिए हैं, करीब 7-8 क्वेश्चन होंगे, तो हम वो सॉल्व करने जा रहे हैं एक एज अ प्रैक्टिस। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। Given a median of a number this it okay is okay if 10 is replaced by 1, अगर 10 को 1 से रिप्लेस कर दें then the new median is r, तो जो नया मीडियन होगा वो r होगा। the value of k minus r is, ये पूछा जा रहा है। तो जब मीडियन निकालते हैं तो पहला स्टेप हमारा क्या होता है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना जो डेटा दे रखा है। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में नोट करते हैं डेटा। पहले असेंडिंग ऑर्डर, पहले 1 आएगा, उसके बाद 2 है, फिर 3 है, फिर 4 तो है ही नहीं, 5 है, 7 हाँ है, 8 2 बार है, एंड द लास्ट इज 10। काउंट कर लो कितने डेटा हैं। क्वेश्चन में कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने सही लिख लिए हैं। इसके बाद उसने बोला कि ये तो चलो बात की बात है, इन सबका जो मीडियन है वो क्या है। पहले हम अपने अकॉर्डिंग निकालेंगे मीडियन कितना आएगा। ठीक है, काउंट करो कि टर्म्स कितनी है। n इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टर्म्स है ना। तो 8 टर्म्स कैसा नंबर होता है, इवन। ठीक है, तो याद होना चाहिए कि मीडियन निकालते समय कौन सा फॉर्मूला लगेगा। मीडियन इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, n की वैल्यू 8। अभी तो अब तो मन में भी कर सकते हो कि 8 को यहाँ रखोगे, 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 4, दैट इज़ 4th टर्म, प्लस 8 था ना, 8 यहाँ पुट किया, 2 से डिवाइड किया 4 और प्लस 1 कर दिया तो क्या हो जाएगा 5, मतलब 5th टर्म डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, इसके बाद आगे 4th। अब भी हमें देखना पड़ेगा कि 4th टर्म वहाँ पे क्वेश्चन में कौन सी है। देखिए जरा 4th टर्म कौन सी है। अरे यार ये कहाँ चला गया पेज, बस ठीक है। यहाँ पे 4th टर्म कौन सी है, ये फर्स्ट टर्म थी, ये सेकंड है, ये थर्ड है। ठीक है, ये 4th है, ये 5th है, ये 6th टर्म है, ये 7th है और ये 8th है। ओके, 4th कौन सी है 5, तो मैं यही कर लेता हूँ 5। 5th टर्म कौन सी है, ये 7 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 7 और 5 12, 12/2 इक्वल्स टू 2 6 12, ये आ गया 6। वो क्या कह रहा था कि के होगा, इसका मतलब ये के है, मतलब के की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब उसने ये पूछा था इस चीज को उठा के पूरा नीचे ही ले आते हैं, हमारे काम में आएगा। ठीक है, अब उसने पूछा था कि अगर वो इस 10 को, अरे कि वो ये जो 10 है इसको रिप्लेस कर दे 1 से, मतलब 10 काट दे और 10 की जगह पे 1 लिख दे, तो जो उसका मीडियन आएगा वो आर आएगा। ठीक है, अब बच्चा गलती क्या करेगा, वो कहेगा कि यार उसने जो पीछे लिखा था वो 10 था, वो सोचेगा यहाँ पे 1 कर दूंगा मैं, लेकिन टर्म तो मेरी वही है 4th और 5th, और जब जोड़ूंगा तो 12, आंसर सेम आएगा और फिर आर की वैल्यू उसकी 6 आ जाएगी वापस से। बट ऐसा नहीं है, फिर वो जब करेगा k माइनस आर इजिकल टू 6 माइनस 6 इजिकल टू 0, मगर ऐसा नहीं है। जब वो यहाँ पे लगा रहा है 1 कर रहा है, तो आप भूल गए एक बात कि असेंडिंग ऑर्डर तो लगाओगे। तो जब असेंडिंग ऑर्डर में लगाओगे, जो 10 यहाँ था, 10 की जगह ये जो 1 आया, अब ये 1 लास्ट में नहीं रहेगा, अब ये पहले आ जाएगा, तो जो नया असेंडिंग ऑर्डर बनेगा वो ये बनेगा, और ऐसा बनने से चीज़ें बदल जाएंगी। ठीक है, अब बाकी चीज़ें वही हैं कि 4th टर्म प्लस 5th टर्म डिवाइड बाय। ठीक है, तो फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, 4th ये। अब इस बार 4th टर्म हो गई 3,
फिफ्थ टर्म आपकी 5 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 5 और 3 8 अपॉन 2, 2 से डिवाइड करोगे 2 4 से 8 4, दैट इज़ आर। उसने कहा था कि भाई के माइनस आर बता दो, कि आपका 6 आ गया और आर आपका 4 आ गया, आंसर इज 2। तो इस तरह से क्वेश्चन करना था, तो ये गलती नहीं करनी, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये एपी का एक क्वेश्चन है, इफ़ सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, सम ध्यान रखना है, एन टर्म नहीं पूछ रहा है, 7 टर्म्स का सम, ठीक है। तो क्या होता है, S7 इक्वल्स टू, फॉर्मूला मैं ऊपर नोट कर दे रहा हूँ, फॉर्मूला होता है SN इक्वल्स टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। n क्या होता है सब पता है आपको, S7 इक्वल्स टू 7 अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a, हमें नहीं पता ये कितना है, ठीक है। अब यहाँ पे n-1, n कितना है 7, तो 7 माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसके बेस पे हमने सब कुछ लगाया है। S7 दे रखा है 119, तो मैं यहाँ साफ साफ पुट कर दे रहा हूँ 119 इक्वल्स टू, अब ये जो 2 है, चलो एक मिनट रुक जाओ, अभी इतनी जल्दबाजी नहीं काटते, 2a प्लस 7 माइनस 1 इज 6 और 60, हम इसको ऐड भी कर सकते थे बट हमने स्टेप लिख के दिखा दिया। अब क्या काम करो, ये 2 है, इस 2 को इस ब्रैकेट के अंदर चलाओ और ये सबको ख़त्म करते हुए बाहर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या होना चाहिए, ये ओके, 2 से यहाँ डिवाइड दिया ख़त्म हो गया, 2 से यहाँ डिवाइड दिया, ये ख़त्म हो गया, 7 बचा हमारे पास, यहाँ 119 है। अब इस 7 को भी यहाँ पे ले आओ, a प्लस 380, 7 बन जाए 7, 7 बन जाए 7, 4 यहाँ 7 7 जाए 49, तो a प्लस 3d इक्वल्स टू 17, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट अब है दैट ऑफ द फर्स्ट 17 टर्म, अच्छा इसके बाद उसने यही बात बोली है कि उसकी 17 टर्म्स हैं उनका सम, तो हम यहाँ भी फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करते हैं, 2a सीरीज वही है, n-1, n की वैल्यू कितनी है, सॉरी ये गलत हो गया, हाँ n की वैल्यू कितनी है 17, तो 17 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। S17 दे रखा है 714, ठीक है, और 17 2 को अंदर चलाओ जरा, सिर्फ a बचेगा, यहाँ 17 में से 1 गया 16 और 2 से भाग करा तो 8 80, ओके। अब 17 से यहाँ डिवाइड देना है, तो 714 डिवाइड बाई 17 इक्वल्स टू 8 प्लस 80, 17 बन जाए 17, 17 3 जा 51, 17 4 जा 68, 3 बचे, 3 का यहाँ पे 4 के पास 34 हो गए, 17 2 जा 34, टेबल से याद होना ज़रूरी है, इज इक्वल टू 42, इक्वेशन नंबर 1। अब आपके पास ये दो इक्वेशन आ गई, उनको सॉल्व करना है, ए और डिफाइन करना है, तो मैं सॉल्व करता हूँ। इक्वेशन 2 में से 1 निकाल देते हैं, आप 1 में से भी 2 निकाल सकते हो, कोई ऐसा कोई वो नहीं है, बस माइनस का झाड़ आता है, वो भी कोई बहुत बड़ा झाड़ नहीं है, सिंपल है, हम कर सकते हैं उसे, बट हम बड़े में छोटा घटाते हैं, ये हमारा थोड़ा प्रैक्टिस के लिए सही रहता है। माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये ख़त्म, 8 माइनस 3 इज 5d, टेकन कैरी, 12 माइनस 7 इज 5, 3 माइनस 1 इज 2, d इक्वल्स टू 5 से डिवाइड करोगे 5 5 या 25, तो d की वैल्यू आपके पास 5 आ गई, ओके। अब इसको उठा करके चाहे 1 में लगा दो, चाहे 1 में लगा 2 में लगा दो, चाहे 1 में लगा दो, कहीं भी लगा दो, चलो 1 में लगाते हैं, ठीक है। सो ये आपके यहाँ लेके आते हैं 1 में, सो a प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू 5 इक्वल्स टू 17, a इक्वल्स टू 17 माइनस 5 लीजिए 15, a इक्वल्स टू 2, तो a भी निकल के आ चुका है। अब वो जो पूछ रहा था, वो पूछ रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। एक बात का ध्यान रखना है, जो गलती होगी, मैं गलती दिखा रहा हूँ ना, कर तो आप सब लोग लोगे, यहाँ पे बच्चा सोचता है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स निकालेगा और 10th टर्म निकालेगा, उन दोनों का आंसर निकाल के उनको जोड़ के बच्चा बताएगा, वो गलत है। यहाँ साफ दे रखा है 10th टर्म, ठीक है, मतलब यहाँ से आपसे T10 पूछ रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, बस यही इसमें था थोड़ा सा, बाकी मैं यहाँ दिखाता हूँ करके, इधर साइड से हो जाएगा, ठीक है। SN
फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। फर्स्ट एन टर्म्स एस एन इक्वल्स टू, यहाँ तो एन ही रहेगा, बस ये ए बदल जाएगा, ए के टू है, ये टू होता ही है, टू टू या फोर, प्लस एन तो एन ही रहेगा, कुछ नहीं करना। डी की वैल्यू आपकी 5 आ गई, यहाँ 5 लगा देना है, बस यही आपका आंसर है इस वाले पार्ट का, सम ऑफ एन टर्म्स। T10 की बात करें तो ये भी सिंपल है, T10 इक्वल्स टू क्या होगा, ए प्लस 9D इक्वल्स टू ए की वैल्यू 2 एंड 9 इंटू डी की वैल्यू 5, 2 प्लस 9 पंजे 45 और 2 47, 47। ठीक है, तो इस तरह से हमारे आंसर्स आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन, अ स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू P2, 1 and cuts the axis and points A on x axis and B on y axis। ठीक है, तो ये जो बताना चाह रहा है क्वेश्चन, हम पहले उसको थोड़ा ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, अरे ये कहाँ से आ गया, हटो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक लाइन, ये रहा आपके पास एक्सेस, पॉइंट पी 2, 1। ठीक है, मान लो यहाँ पे होगा 2, 1 आपका यहीं पे होगा, हम अंदाजे से मान के चलें, एक्स एक्सेस पे 2 चले, वाई पे 1 चले, यहीं कहीं पे होगा, ये मान लो अब भी है। अब वो कह रहा है ये लाइन है ना आपकी जो पास हो रही है, वो ए पॉइंट ए पे काट रहा है, एक्स एक्सेस पे काट रहा है ए पॉइंट, और वाई एक्सेस पे काट रहा है बी पॉइंट। तो मान लेते हैं वो लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट तो ऐसे ही मानते हैं। ठीक है, और जो ये तो आपकी वाई एक्सेस होती है, एक्स एक्सेस होती है, ये वाई होती है, ये आपका पॉइंट ए है, एक्स पे ए काट रहा है ना, सॉरी ये बी है, और ये आपका ए है। ठीक है, अब ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, अगर मैं इसको मानूँ उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स एक्सेस पे तो कोई ना कोई वैल्यू होगी, मान ले रहा हूँ वो ए है, वाई तो हो ही नहीं सकता यहाँ पर, तो ये 0 हो गया। बी की बात करूँगा, यहाँ पे एक्स 0 होगा लेकिन वाई कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, अब मैं इसी लाइन को यहाँ से निकाल करके यहाँ लेके आता हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको कैसे। चलो अभी ऐसे मत करो, ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, मैंने इस लाइन को निकाल के बाहर रख दिया, मान लिया कि जो बीच में एक पॉइंट है कोई सा, जो किसी भी ना किसी रेशियो में कट हो रहा है, वो ये है, इसका नाम P है, इसका नाम A है, दैट इज़ A, 0 एंड B, सॉरी 0, B और ये आपका B। इस लाइन को निकाल के मैंने यहाँ सही से रख लिया। रेशियो जो रखा है BP मतलब ये हिस्सा 3 है, और PA ये हिस्सा 1 है। ओके, अब याद आ गया वो क्या करना है, रेशियो वाली प्रॉपर्टी लगानी है, क्योंकि हमें फाइंड क्या करना था, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी के कोऑर्डिनेट्स बताने, मतलब ए और बी की वाली वैल्यू निकालनी है। तो हमें जो मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है उसका यूज़ करेंगे, बट हमें मिड पॉइंट यहाँ पहले से, सॉरी मिड पॉइंट नहीं, जब रेशियो फाइंड करते हैं तो जो एक रेशियो में जो डिवाइड करता है, जो हम कोऑर्डिनेट निकालते हैं एक्स, वाई, उसका हम फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हालांकि हमें पी तो हमको पता ही है पहले से यहाँ पे, लेकिन हम उसको निकालने का नाटक करेंगे कि हमको नहीं पता। ठीक है, 2, 1 इक्वल्स टू M1 X2। ठीक है, मैं यहाँ लिखते रहूँ, ये मेरा X2 है, ये मेरा Y2 है, ये मैं मान रहा हूँ X1 और ये मैं मान रहा हूँ Y1। ठीक है, M1 इज़ क्लियर, इट इज़ M1 एंड इट इज़ M2, क्लियर है। M1 3 इंटू X2 A प्लस M2 1 इंटू X1 0 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, मतलब कि 4, कॉमा नेक्स्ट M1 3, ओके, Y2 0, M2 1 एंड Y1 P डिवाइड बाय 4। 2, 1 इक्वल्स टू, यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे आएगा आपका 3A/4, वहाँ कौन बचेगा, B/4। ठीक है, कंपैरिजन करेंगे हम, कंपैरिजन जब करेंगे तो क्लियर कट बात है कि 3A/4 इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, दैन A इक्वल्स टू 4 2 जा 8,
एंड 3 नीचे आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ठीक है। और कंपैरिजन करेंगे देन b/4 इक्वल्स टू 1 देन b इक्वल्स टू 4। तो बहुत सिंपल सी बात है, ये वैल्यूज़ का आना। ए और भी आ चुके हैं। तो उसने कहा था पहले वाले पार्ट में कि ए के कोऑर्डिनेट बताओ, तो ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, अब ए की वैल्यू क्या आ गई, मतलब 8/3, और जो बी है मेरे पास, बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0,4। तो पहले का तो पार्ट का आंसर हो गया। अब कह रहा था इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, ये जो ए बी लाइन है पूरी की इक्वेशन बता दो। अब ये कह जा रहा है आपसे। तो इसे निकालने के अभी तरीके हैं। एक तो वही है, फॉर्मूला आपको आना चाहिए। हम बेसिकली इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, ये मुझे ज़्यादा पसंद है, x/a y/b, क्योंकि ये इंटरसेप्ट भी तो काट रहा है ना, हम इसका भी तो यूज़ कर सकते हैं, = 1। x/a की वैल्यू अभी आपने निकाली 8/3 प्लस y की वैल्यू, सॉरी y/b की वैल्यू 4 इक्वल्स टू 1। 3 ब्रैकेट के ऊपर चला जाएगा, दैट इज़ 3x, ठीक है। 3x/8 प्लस y/4, ठीक है, इक्वल्स टू 1। ये हम अलग से करते हैं, अगला पार्ट है, ठीक है। इसको मैं वापस ऊपर से करना स्टार्ट करता हूँ अब ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे, एलसीएम आएगा 8, डिवाइड करोगे तो यहाँ 3x प्लस 4 से डिवाइड करोगे, 4 2 जा, यहाँ पे 2y इक्वल्स टू 1, देन 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 8, और फाइनली आपके पास ये इक्वेशन बन के आएगी, यही आपका आंसर है, ठीक है। तो ऐसे करके करना है, सिंपल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का है। करते हैं लो भाई, इसको भी क्वेश्चन नोट करते हैं। पहले थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है मगर हो जाएगा। 4x - 3 डिवाइडेड बाय 7x माइनस √4x - 3 इक्वल्स टू 6। तो ये दे रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो वही करेंगे हम, अप्लाइंग CND, कंपोनेंट एंड डिवाइडेंड फॉर्मूला, ठीक है। तो √7x, ये तो खैर इजी है, ये तो कोई गलती वाले चांसेस नहीं है, बट देखने में बच्चे डर जाते हैं रूट वाला, तो इसलिए इसको ले लिया। तो एक क्वेश्चन अगर हो जाएगा तो एक अंदाज़ा बच्चे को रहेगा कि बेसिकली करना क्या है, ठीक है। CND लगा रहे हैं हम, एक बार ऊपर जाके ऐड कर दिया, अब एक बार नीचे जाके हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला साइन नेगेटिव हो जाएगा और ये वाला हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ये और ये गायब, ये और ये गायब, क्या बचेगा 2√7x पॉन, यहाँ पे कौन आएगा √4x - 3 इक्वल्स टू, अच्छा हाँ वो तो रह गया, इसको भी यहाँ भी लगाओगे ना 6, तो 6 + 1 और 6 - 1, 6 और 1 7 और 6 - 1 इज़ 5, ठीक है। यहाँ पे 2 भी आएगा, 2 से 2 ख़त्म, 2 क्यों आएगा, ये और ये 2 है ना, तो 2 हो गया, ख़त्म। अब आगे बढ़ते हैं, स्क्वायर करते हैं इसका, कोई रूट हटाना है हमें, रूट तो हटेगा, रूट हटेगा कैसे, स्क्वायर करने पे स्क्वायर कर लो आप। कैसे होगा स्क्वायर, 7x आ जाएगा, यहाँ पर 4x - 3 आ जाएगा, इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49/25, ठीक है। 7 × 7 = 49 और 5 × 5 = 25। इसके बाद ये जो 7 है, जो 49 है, 7 अपॉन में यहाँ जाएगा ना नीचे, तो x अपॉन, हम डायरेक्ट भी काट सकते हैं बट नीचे लेके जाते हैं, कर लेते हैं ऐसे भी। 7 × 7 7 से बन जा 49। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, अच्छे से यहाँ ले जाओ 25 को, 25x इक्वल्स टू 7, यहाँ चले जाएगा तो 7 मल्टीप्लाई करेगा इस ब्रैकेट से, 7 4 जा 28, 7 3 जा 21, ये था 25, ठीक है। 28x है, इसको यहाँ ले आओ, माइनस में 3x हो जाएगा, इक्वल्स टू माइनस का 21, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल्स टू 3 7 या 21। तो इस तरह से x की वैल्यू आ जाएगी 7। आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल बहुत आता है, ट्रेन वाला, ये CBSE में भी आता है, ICSE में भी आता है, और होता कुछ नहीं है इसमें, बस समझ में आना चाहिए थोड़ा सा।
ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो द स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन, ठीक है, देखो भाई दो ट्रेनें हैं, एक एक्सप्रेस ट्रेन है और एक जो सिंपल ऑर्डिनरी या पैसेंजर कुछ भी कर लो, एक वो ट्रेन है, दो ट्रेन है आपके पास। एक्सप्रेस वाली जो ट्रेन है आपकी, इसके अंदर आपकी जो स्पीड है, अगर मैं स्पीड की बात करूँ, ठीक है, कितनी है, वो खुद कह रहा है कि भाई x किलोमीटर पर आवर है, हमसे मनवाई नहीं उसने, खुद कह रहा है कि इतनी है, ठीक है भाई। और इस वाली की स्पीड कितनी है, वो कह रहा है इसकी स्पीड जो है वो ऑर्डिनरी ट्रेन, सॉरी द स्पीड ऑफ ऑर्डिनरी ट्रेन इज़ 12 किलोमीटर पर आवर लेस देन द एक्सप्रेस ट्रेन। ऑब्वियसली बात है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन होती है वो तेज़ चलती है और जो पैसेंजर ट्रेन होती है वो हल्की चलती है। तो जो पैसेंजर ट्रेन है उसकी स्पीड कम होगी इससे एक्सप्रेस ट्रेन से कितनी कम होगी, ये अगर x तो ये कितनी है 12 कम है, तो मान लो ये कितनी हो जाएगी x माइनस 12, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। ये बात क्लियर हो गई। डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ, आपको पता है डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, नहीं बदलेगी, दोनों के दोनों लोग कितना चलना है 240 किलोमीटर और ये भी 240 किलोमीटर इसको चलना है। अब समय बात आएगी टाइम की, क्योंकि स्पीड अगर किसी की ज़्यादा होगी तो कम टाइम लगेगा उसको, स्पीड कम होगी तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस है दोनों में से कौन जल्दी पहुंच जाएगा, एक्सप्रेस ट्रेन जल्दी पहुंच जाएगा का मतलब इसको टाइम कम लगेगा, ठीक है। ऑर्डिनरी ट्रेन है, इसको टाइम ज़्यादा लगेगा, मतलब लेट पहुंचेगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा, मतलब ये वाला जो टाइम होगा वो बड़ा होगा, है ना। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ ऑर्डिनरी ट्रेन ये वाली ये टेक्स 1 आवर लॉन्गर, 1 घंटा ज़्यादा लेती है, इसका पास 1 घंटा ज़्यादा है, किससे, एक्सप्रेस ट्रेन से, ठीक है। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन, इसकी स्पीड बतानी है, मतलब इसकी वैल्यू बतानी है। तो हम मान लेते हैं लेट जो एक्सप्रेस ट्रेन है, ठीक है, टेक टाइम इक्वल्स टू, हम मान ले रहे हैं वो t1 टाइम लेगी, ठीक है। एंड जो ऑर्डिनरी ट्रेन है ये मान लेते हैं टेक टाइम इक्वल्स टू t2, इसको t2 टाइम लगेगा, ठीक है। हम निकालते हैं टाइम t1 एक्सप्रेस ट्रेन के लिए, t1 कितना होता है, मतलब टाइम इज इक्वल टू, ये बेसिक फॉर्मूला होता है, याद होना चाहिए, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस वही है 240 और हम एक्सप्रेस ट्रेन की बात कर रहे हैं तो स्पीड किसकी लेंगे, एक्सप्रेस ट्रेन की, डेट इज़ दिस, ठीक है। ऑर्डिनरी की बात करते हैं, t2 निकालते हैं, डिस्टेंस वही है 240 240, स्पीड इसकी थोड़ी कम लेंगे हम x माइनस 12 वाली, ठीक है। अब सारा काम आता है इक्वेशन का, यहाँ से खुद बोला कि इफ़ ऑर्डिनरी ट्रेन टेक्स 1 आवर लॉन्गर, 1 घंटे की बात आ रही है, मतलब इन दोनों ट्रेनों को पहुँचने में जो अंतर है वो 1 घंटे का अंतर है, सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे का। तो सिंपल है, इनका जो डिफरेंस है हम 1 घंटे का कर देते हैं, ठीक है। मतलब बड़ा कौन होगा, बड़ा वो होगा, बड़ा बोले तो टाइम, यहाँ पे ज़्यादा टाइम लग रहा होगा, मतलब यहाँ पे t2 को ज़्यादा टाइम लगेगा, तो t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 1, 1 घंटे का डिफरेंस है दोनों के टाइम में, ठीक है। तो t2 की वैल्यू 240 डिवाइड बाय x माइनस 12 माइनस 240 अपॉन ओनली x इक्वल्स टू 1, ठीक है। 240 को आप कॉमन लेके पहले बाहर करो और यहाँ पे एलसीएम लो, 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1, 240 को हटा के आप यहीं भेज दो सीधे नीचे, यहाँ पे आप एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा x इंटू एक्स माइनस 12, ठीक है। 240 आपका नीचे पहुँच चुका है उस साइड में, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस एक्स प्लस 12, यही बचेगा, x और x से डिवाइड करेंगे तो x माइनस 12, हाँ साइन चेंज होंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैं वापस यहीं पे करना स्टार्ट करता हूँ। अब मेरे पास बचा है 12 इंटू 240 क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ मैं इकट्ठा एक साथ, x इंटू एक्स माइनस 12, ठीक है। ये यहाँ गया और ये यहाँ गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 चौक 48, 12 दूनी 24, 4, 1 मिनट
12 चौक 48, 4 12 24 4 28, 2880। फिर मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 12 इज 12x। ठीक है, सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 2880 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस का 2880 बराबर 0। अब इसके करने हैं फैक्टर, फैक्टर करने आने चाहिए आपको। तो फैक्टर ऐसे ढूंढने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए और जोड़ें घटाएं तो 12 आ जाए। तो करते हैं भाई फैक्टर। इसके कौन है, 28 और 80, 28 और 80, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 0। जितने भी हम ट्राई करते हैं प्राइम फैक्टर की कोशिश करते हैं। प्राइम फैक्टर सामने होंगे तो दिक्कत आती नहीं है, जल्दी हो जाता है, वरना कभी बार फैक्टर छुपा रह जाता है, मिलता नहीं है। ठीक है, आप चाहो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का भी यूज़ कर सकते हो, मगर मैं इससे ज़्यादा जल्दी कर लूँगा, ऐसा मेरा मानना है। तो फैक्टर्स की बात करें हम, देखिए फैक्टर मिल गए, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 नहीं होगा, ये भी नहीं होना है, 4 3 जा 2 3 जा 6, हाँ ये हो सकता है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 के, 8 2 जा 16 और एक ले लें हम 3, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 और एक 3, तो 16 3 जा 48। कौन बचा अब ये, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 5 जा 60, हो गया काम। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 60 में से आप कितना माइनस कर दो, 48, बाहर एक्स रहेगा माइनस 2880 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 60 एक्स प्लस 48 एक्स माइनस 2880 इक्वल्स टू 0। देखो 60 में से 48 घटाएंगे तो 12 बच रहा है, जो बचना चाहिए, मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा ही आएगा। ठीक है, टेकन कॉमन, x माइनस 60 प्लस, अब पूरा का पूरा 48 कॉमन, यहाँ बचेगा x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, x माइनस 60 x प्लस 48 इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक वैल्यू आएगी 60 और एक वैल्यू आएगी माइनस का 48। हम इसको इनवैलिड घोषित कर देंगे, ये वाली इनवैलिड है, ये वाली नहीं मानेंगे क्योंकि ये नेगेटिव में है, क्योंकि टाइम का भी नेगेटिव नहीं होता। और x की वैल्यू आई 60, मतलब 60, तो x की वैल्यू हो जाएगी 60। ठीक है, तो ये इस तरह से x की जो स्पीड आ गई हमारी 60 किलोमीटर पर आवर आ गई। ठीक है, ये हमसे पूछा गया था, तो अगर मैं आंसर लिखेंगे तो स्पीड इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर, यही आपकी वैल्यू है जो पूछी गई थी एक्सप्रेस ट्रेन की। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, कर लेते हैं, बहुत जल्दी हो जाएगा। 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल्स टू 10a प्लस सेक ए। तो इसे करने के लिए वही LHS को नोट डाउन करेंगे। ठीक है, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय 1 माइनस साइन ए, मल्टीप्लाई करेंगे इसके कंजुगेट से, कंजुगेट इज 1 माइनस साइन ए, तो कंजुगेट क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए
डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ए, हमने रूट के अंदर ही मल्टीप्लाई कर दी, इक्वल्स टू, अब ये देखो ये सेम चीज़ है, मल्टीप्लाई होगी और रूट लगा हुआ है, स्क्वायर होगा तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो कुल मिला करके 1 प्लस साइन ए बचेगा। ठीक है, नीचे रूट लगा रहेगा, ठीक है, रूट लगा रहेगा, मल्टीप्लाई होगी तो क्या बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर है, और रूट लगा है तो रूट से कॉस स्क्वायर का स्क्वायर खत्म, तो सिर्फ और सिर्फ कॉस ए बचेगा। ठीक है, 1 अपॉन कॉस ए सेक ए, और साइन ए अपॉन कॉस ए टेन ए। तो ये बहुत सिंपल था, पता नहीं मैंने इसमें क्यों ऐड किया, इसमें कोई जरूरत ही नहीं थी। चलो अब एक अगला क्वेश्चन आ चुका है, ये बहुत अच्छा सवाल है। Without using Pythagoras theorem, prove that the points this and this are the vertices of a right triangle. तो बिना पाइथागोरस का इस्तेमाल किए, तो ये भी आसान है। देखो पॉइंट ए पता है हमको 1,3, पॉइंट बी पता है हमें ट्रायंगल का 3,-1, पॉइंट सी पता है हमें ट्रायंगल का -5, ठीक है, ये आप x1 मान लो, इसको y1 मान लो, x2 y2 x3 y3, मैं पहला वाला भी मेरे को जरूरत पड़ेगी, ए वाला पॉइंट मैं इसको फिर से यहाँ लिखता हूँ। ठीक है, x1 y1, मैं क्या काम करूँगा, मैं इनकी स्लोप निकाल लूँगा, स्लोप दैट इज़ कॉल्ड m1 निकाल लेते हैं, इसके लिए निकालते हैं पहले पहला स्लोप इन दोनों के लिए। इस लाइन का स्लोप क्या आएगा, ठीक है, फॉर्मूला पता ही है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो y2 माइनस 1 माइनस y2 माइनस y1 3, x2 माइनस x1 माइनस x1, सॉल्व करेंगे माइनस का 4 अपॉन 2, तो माइनस का 2 आ जाएगा। अब इसकी बारी, स्लोप m2 निकालते हैं, वही अब यहाँ पे 3 है, अब 2 मान लो, इसको 1 मान लो, बात वही अगले वाले में से पीछे वाला माइनस करना है, तो -5 माइनस वो प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 1 अपॉन माइनस का 5 माइनस 3, तो माइनस का 4 अपॉन माइनस का 8 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2, जो माइनस है माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जाएगा 4 2 जा, तो ये आ जाएगा। अब इस तीसरे वाले का भी निकाल लेते हैं स्लोप, ऐसे तो हमारा दिख चुका है दिखने वालों को, और ऐसे निकाल लेते हैं, 3 माइनस ये +5 है, इसके बाद 1 माइनस ये +5 है, 8 अपॉन 6 डिवाइड करोगे 2 4 जा 2 3 जा। अब साफ दिख रहा है कि यहाँ पे अगर मैं m1 की मल्टीप्लाई m2 से कर दूँ तो क्या आएगा, -2 इंटू 1 अपॉन 2 इजिकल टू -1। ठीक है, और हमें अच्छी तरह पता है कि m1 इंटू m2 इजिकल टू -1 कब होता है, जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। तो ये बात प्रूफ हो गई बिना पाइथागोरस के। ठीक है, नेक्स्ट सवाल थोड़ा जल्दी करते हैं। A hollow sphere of internal and external radii 6 cm and 8 cm respectively. ओके, इस मेल्टेड, जब भी मेल्टेड पढ़ा जाए, मेल्टेड किया गया, रिकास्ट किया गया, समझ जाओ कि वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो करते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। अब वो हॉलो स्फेयर है, चलो भाई लिख दे रहे हैं हॉलो, हो ना कुछ नहीं, रेडियस में डिफरेंस आ जाएगा, 4/3 पाई r3। अब यहाँ पे तो दो रेडियस हैं, बड़ी रेडियस में से मैं छोटी रेडियस को माइनस करूँगा, -r1 का स्क्वायर। ठीक है, 4/3 पाई की वैल्यू अभी नहीं लगा रहा मैं, r2 8 का स्क्वायर 64, r1 36। ठीक है, ये आ गया। तो नंबर ऑफ कॉन्स निकालने मुझे मालूम है, लास्ट में आके मुझे डिवाइड करना है, तो मैं बहुत ज़्यादा इसमें कोई मेहनत नहीं करूँगा तो सॉल्व करने में, यहाँ थोड़ी कर लूँगा बस। 14 में 6 गए 8, और 5 में 3 गए तो 28, बस इतना काफ़ी सही क्या है ना। 14 में 6 गए 8, और 5 में 3 गए तो ठीक है। तो ये आ गया आपका, सारी कहानी चल रही है हमारी सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर क्यूब। अब वो कह रहा है कि छोटे छोटे कोण बनाए गए हैं, इनमें से एक कोण के बारे में उसने पूरी जानकारी दे दी, लेकिन ऐसे कितने कोण है ये हमें नहीं बताया। हम मान ले रहे हैं लेट नंबर ऑफ जो कोन्स है ना, वो कुछ ही मान लो आप, नंबर ऑफ कौन सा टी मान लो, चलो कैपिटल टी मान लिया। ठीक है, अब हमें ये भी पता है कि अब एक उस स्फीयर को पिघला करके उस कोन को बनाया जा रहा है, तो दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा।
ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ जो स्फीयर है ना वो बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ कोन के, लेकिन कितने कोन पता ही नहीं है, वही तो निकालना है। हमने मान लिया है टी कोन, तो टी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। बाकी बेसिक तरीका वही है कि बड़े वॉल्यूम को छोटे वॉल्यूम से डिवाइड करना होता है। अगर किसी बच्चों को इतनी पसंद में नहीं आ रही है तो वो ऐसा समझ ले, ठीक है। तो कैपिटल टी इज इक्वल टू बड़े वाले जो पूरा वॉल्यूम था वो है हमारा 4/3 पाई 28 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ कोन, ये नीचे आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब हो गया ये रेडियस 2 सेंटीमीटर। वो नहीं लगेगी जो ऊपर डिफरेंस था, हम कोन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी रेडियस आप दे रखी है 2, तो 2 का मतलब हो गया 4, 2 का स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू क्लियर कट 8, 3 से तो 3 खत्म हो गया, पाई से पाई खत्म हो गया, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। एक मिनट कुछ रह गया, आई थिंक कहीं मिस्टेक हो गई, आंसर गलत आ रहा है, ऐसा नहीं आना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ही होता है। एच हमारा 8 है, ये 2 है। एक बार जरा फिर से, शायद कुछ गलत हो गया। 4/3 पाई 28 अपॉन 1/3 पाई 2 का स्क्वायर 4 इंटू दिस इज 8, 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल, हाँ यार होना तो यही चाहिए। ये 28/8 ये आ रहा है। नंबर ऑफ कौन से यार पॉइंट्स में कैसे आ सकते हैं, कहीं पे मिस्टेक हुई है फिर, ये तो गलत नहीं है, सही किया है, फॉर्मूला भी हमने सही लगाया है, यही फॉर्मूला होता है, बिल्कुल ठीक है। 14 में से 6 गए 8 आएंगे, 5 में से 3 गए 2 आएंगे, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे डिवाइड करेंगे 1/3 पाई से पाई कैंसिल आउट, तो इसमें ऐसा क्या रह गया, अच्छा ये इसमें इतनी बड़ी मिस्टेक हो गई फॉर्मूले में, ये हमने स्क्वायर लगाया, यहाँ पर क्यूब आएगा, गलती से यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, सॉरी, ये ध्यान नहीं दिया। एग्ज़ाम में आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, ये जल्दबाजी में ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो गलती ढूंढी तो मिल गई, वरना मिलती नहीं है, कोई नहीं। 1/4/3 पाई, ठीक है। R2 6 का क्यूब 8 का क्यूब 512, 6 का 216, ठीक है। 4/3 पाई टेकन कैरी, 12 में से 6 गए 6, और यहाँ पे बचेगा 0, 10 में से 1 गया 9, और यहाँ पे आएगा 4, 4 में से 2 गया तो 296, ठीक है। बाकी वही है 4/3 पाई 296 डिवाइड बाय, ये आपका आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर 4 इंटू 8। अब सही है, 3 से 3 ख़त्म, 4 से 4 ख़त्म, 8 बन जा 8, और 8 3 जा 24, 5 यहाँ पे 8 7 जा 56, तो ये आपका आ जाएगा 37। तो 37 आपके जो कोन्स होंगे वो चाहिए होंगे, ठीक है। तो ये क्लियर हो गई बात। अब लास्ट क्वेश्चन एक रह गया है, ये और देख लेते हैं। एक जीपी की जो थर्ड टर्म है, मतलब कि T3 दे रखी है आपको 72, और T6 आपको दे रखी है 1944, ठीक है। कह रहा है TN बता दो। हो सकता है इसमें ट्रिक गलती की है कि बच्चा गलत कर सकता है TN के बारे में, वो सीधे कह देगा कि TN तो मुझे पता है मैं वो बता दूँ, बट ऐसा नहीं करना है, आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। हमारे अकॉर्डिंग क्या होगा, ये AR² इक्वल्स टू 72, और ये वाला क्या होगा AR⁵ इक्वल्स टू 1944, ठीक है। और R², सॉरी हम डिवाइड करेंगे क्योंकि हमको ये तो पता ही नहीं है, तो AR5 को डिवाइड करेंगे AR² से, मतलब इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे बेसिकली,
ठीक है। अब मान लो इक्वेशन 2 है, ये आपकी इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो ऐसा कुछ आएगा, ए से ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे R5 है, यहाँ पे R2 है, तो R की पावर 3 हो जाएगा। यहाँ पर 9 12 से काट लेते हैं, 12 6 जा 72, 12 बन जा 12, 7 यहाँ गया, 12 6 जा और 12 3 जा, एंड 6 बन जा 6, नो गलत हो गया, समथिंग इज़ रॉन्ग, समथिंग इज़ रॉन्ग। 9 8 जा 72, 9 2 जा 18, 1 यहाँ गया, 9 1 जा 9, 5 9 6 जा 10, ओके। 9 8 1 जा 8, सॉरी अब नहीं कटेगा, अब यहीं पे रोकना पड़ेगा इसको, क्योंकि इसको काटने से मतलब नहीं है, हमें क्यूब रूट निकालना है, ध्यान नहीं दिया। 216/8, R इक्वल्स टू 6/2 एंड R इक्वल्स टू 3। अब सही है, R की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है। A निकाल लो, उठा करके क्वेश्चन नंबर 1 में डाल दो आप इसको, तो 3 इंटू R स्क्वायर इक्वल्स टू 72, R स्क्वायर इक्वल्स टू 3 2 जा 6, 3 4 जा 3 2 जा 6 एंड 3 4 जा 12। अरे ये क्या हो रहा है, R की वैल्यू रूट में, और 944 है ना, 8 72, 9 2 18, 11 9 एकम 9, 5 9 54, 6 यहाँ पे आएगा, ये 2 का होता है, 2 3 6 R आ गया, ठीक है। 3 R स्क्वायर इज इक्वल टू 72, R स्क्वायर 72/3, 3 2 6 24 ही आएगा भाई, ये क्या हो रहा है। चलिए अब ये है, तो आई थिंक कहीं मिस्टेक हो रही है इसमें, nth टर्म कहीं मिस्टेक तो नहीं दिख रही है वैसे। R की वैल्यू 3 आ चुकी है, इसको उठा के यहाँ पुट करना है, चलिए हो सकता है यही हो। हाँ, √24 है ना, 24 आ जाएगा, ये क्या ले सकते हैं 2 रूट, सॉरी इसको ले सकते हैं 12 इंटू 2, एंड इसको और फिर आगे लिख सकते हैं फर्दर 4 इंटू 3 इंटू 2। अब ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 बाहर एंड √6, तो R की वैल्यू आपकी ये आएगी 2√6, ठीक है। तो उसने पूछा था TN, nth टर्म, तो वो साफ है, A की वैल्यू आपके, ओके, तभी तो ये ध्यान नहीं दिया, ये तो हमने R की ही वैल्यू को फाइंड किया है ना। कैसी कैसी गलती हो रही है यार, ऐसे इसमें ऐसी गलती होंगी, ये गलती तो स्टूडेंट को मुझे नहीं करनी चाहिए। चलिए R की वैल्यू 3 है ना, तो A इंटू 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 72, A इक्वल्स टू 72/3 का स्क्वायर 9, A इक्वल्स टू 8, ठीक है। तो TN इक्वल्स टू 8 इंटू R की वैल्यू 3 होल पावर n-1, बस यहीं आपका आंसर छूट जाएगा, ठीक है। क्योंकि जनरल फॉर्मूला सबको पता है, TN इक्वल्स टू A इंटू R⁻n-1 होता है, बस A की वैल्यू R की वैल्यू निकाल के पुट करना था बस, ठीक है। सो ये ICSE से रिलेटेड क्लास 10 की पहली वीडियो थी, इसके बाद हम और मिसलेनियस क्वेश्चन लेके आएंगे आगे के लिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।